देखिए, मैं लगातार दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर लगातार पिछले 3.5 महीने से मौजूद था, तो काफ़ी समय से साथियों से मुलाकात नहीं हुई और आंदोलन की जो वास्तविक स्थिति है, जो कि नेशनल मीडिया के ऊपर नहीं दिखाई जा रही, वो स्थिति हरियाणा के किसानों को जागरूक करने के लिए हम ग्राउंड पर दोबारा आए हैं। तो उसमें आज आंदोलन लगातार 120 दिन का हो चुका है, लेकिन आंदोलन पहले से ज़्यादा मजबूत है। पहले जहां किसानों को ये जल्दबाजी थी कि आंदोलन का रिजल्ट कब आएगा, लेकिन 26 जनवरी के बाद आंदोलनों में किसानों का एक मन बन चुका है कि लड़ाई लंबी है और लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जाएगी। तो किसानों ने जहां पूरी सर्दी वहां गुजारी, पूरी सर्दी हमने गुजारी और अब पूरी ठंड की तैयारी, पूरी गर्मियों की तैयारी हम लोगों ने वहां पर कर ली है। वहां पर कच्ची झोंपड़ियां बनाई जा रही है, कच्चे मकान बनाए जा रहे हैं और जो दिल्ली को, जो केंद्र की सरकार हमें दिल्ली नहीं घुसने दे रही थी, जो हमें बॉर्डरों पर रोक रही थी, जिसने गैस कैनन, वाटर कैनन हम पर चलाए, तो उस सरकार से पहले हम लोगों ने स्ट्राइक करने के लिए, क्योंकि हमने लास्ट मीटिंग में एक नारा दिया, पनिश बीजेपी एंड डिफीट बीजेपी। लोगों ने पूछा डिफीट बीजेपी जचता है, आप लोग पनिश बीजेपी कैसे कर सकते हो? तो पनिश बीजेपी इसलिए क्योंकि आंदोलन के इतने लंबे चलने के कारण हमारे 300 साथी जो है वो बॉर्डरों के ऊपर शहीद हो गए। हर रोज लगभग 2 लाशें हम बॉर्डरों से हरियाणा और पंजाब की तरफ भेजते हैं। तो क्योंकि कोई एक आदमी अगर 302 का मुकदमा हो जाए तो उसको 14 साल सजा होती है। इन लोगों ने हमारे 300 व्यक्ति किसान जो है शहीद कर दिए और प्रधानमंत्री जी ने एक भी शब्द उनके लिए नहीं बोला। इसलिए पनिश बीजेपी और डिफीट बीजेपी करने के लिए मोदी से पहले हम लोग बंगाल में पहुंचे, जहां अमित शाह की रैलियां खाली जा रही है, वहां किसानों के हर लीडर की रैली पूरे बंगाल के अंदर जबरदस्त कामयाब हो रही है। और बंगाल, असम, तमिलनाडु, पांडिचेरी के किसान ने सीधा अपने आप को किसान आंदोलन से जोड़ा है कि जब तक हमारे किसानों की सुनवाई नहीं होगी तब तक वो लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। देखिए, सरकार जो बाहर कहती है वो कुछ और कहती है। मैं सरकार के साथ 12 दौर की वार्ता में मौजूद रहा। सरकार ने वार्ता के अंदर, चाहे वो नरेंद्र तोमर हो चाहे अमित शाह हो, उन्होंने ये माना कि ये कानून जो है किसानों के लिए नहीं है, ये कानून गलती से बन गए, ये कानून कॉर्पोरेटी कानून है और वो उसमें बदलाव और संशोधन करने के लिए भी तैयार हो गए। मोदी जी भी संसद में कहते हैं कि मैं संशोधन करने के लिए तैयार हूं। जब ये कानून इतने ही अच्छे हैं, आपने कोई गलती नहीं की, तो उसमें संशोधन कैसे हो सकता है जो चीज प्योर है? तो निश्चित तौर पर सरकार मान चुकी है कि काले कानून वापिस लेने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो एनआरसी के कानून बनाए गए, नोटबंदी की जो योजनाएं लाई गई जिससे देश उजाड़ा गया, देश के हर एक सरकारी उपक्रम को बेचा गया, तो सरकार का डेडलॉक किसान और सरकार का डेडलॉक नहीं है। सरकार के एक डेडलॉक इस प्रकार हो गया, अगर इस बार बैक स्टेप ले लिया तो जो बाकी कानून, बाकी अध्यादेश ले आए हुए हैं वो अध्यादेश भी वापिस लेने पड़ेंगे। लेकिन किसान मन बना चुके हैं कि जब तक तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे और एमएसपी गारंटी कानून, मोदी जी एक बात कहते हैं, संसद के अंदर हमें आंदोलन जी भी कहा, हमें परजीवी कहा, साथ में उन्होंने कहा एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। हम उसका क्लियर कट जवाब देंगे, क्योंकि पनिश बीजेपी, डिफीट बीजेपी। जसोदा बहन नरेंद्र मोदी की पत्नी थी, नरेंद्र मोदी की पत्नी है, नरेंद्र मोदी की पत्नी रहेगी। तो जितना फायदा जसोदा बहन को उनकी पत्नी होने का हुआ, उतना ही किसान को मोदी जी की दी हुई एमएसपी का हुआ। पूरे देश में केवल 4% फसलें ही एमएसपी पर खरीदी जाती है। तो जब तक इसको कानूनी प्रावधान ना दिया जाए, यानी एमएसपी से नीचे खरीद को कानूनी अपराध ना बनाया जाए, जिस प्रकार बलात्कार और हत्या के अंदर गैर जमानती लगते हैं उस प्रकार कानून नहीं लगाया जाएगा, तब तक किसान दिल्ली की बॉर्डरों से वापस नहीं मुड़ेंगे। ये बात बिल्कुल जायज है, क्योंकि वादा तो ये स्वामीनाथन का करके आए थे, लेकिन इन्होंने लागू कर दी अंबानी नाथन, अडानी नाथन। जहां कोरोना के अंदर लाखों लोगों की मजदूरी गई, उनके इनकम का सोर्स खत्म हो गया, वहां रेलवे का किराया 3 गुना बढ़ा दिया गया। खाद्य तेल, ये केवल हम किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे। अगर हम लोग अड़ते नहीं तो निश्चित तौर पर इस कोरोना काल के अंदर लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो जाना था। देश का एक एक स्तंभ है वो पूरी तरह से इन प्राइवेट हाथों में बेचा जाना था। क्योंकि जब ये लोगों ने 2014 के गुजरात मॉडल की जिक्र करी, जनता की भी कुछ कमियां रही, गुजरात देखा नहीं। गुजरात मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने 3 बार के कार्यकाल में गुजरात की 75% जमीनें अडानी को बेच दी थी, और यही वादा करके अंबानी अडानी के साथ वो देश की सत्ता में आए और उस काम में लगे हुए हैं। उन्हें देश की जनता की कोई चिंता नहीं है, किसानों की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने जब आज, पहले तो जब हम 26 नवंबर को गए थे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। आज दुनिया और इतिहास की सबसे बड़ी जन क्रांति है। 135 करोड़ लोगों का सीधा लगाव इस आंदोलन के साथ है। साथ में आप बाहर के विदेशी सेलिब्रिटीज जितने भी देखें वो उसके ऊपर बाइट कर रहे हैं। यूएन के अंदर जब 2 देशों की लड़ाई की चर्चा नहीं होती, वहां यूएनओ के अंदर किसान आंदोलन भारत का मुद्दा उठ चुका है। 56 देशों ने इस पर चिंता जताई है कि भारत का प्रधानमंत्री, जो अपने आप को लोकतंत्र होने का, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का दावा करता है, वहां पर वहां के सबसे बड़े मतदाता और सबसे, जिसको अन्नदाता कहा जाता है, जो भगवान के बाद दूसरे नंबर पर आता है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। तो जहां किसान तो देश का मान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्रीज के लीडर्स से बात होती है, वो कहते हैं अगर इतनी बड़ी क्रांति हमारे देश में होती तो या तो
सरकारें देश छोड़ के भाग जाती या आत्महत्याएं कर जाती। आप इतने लंबे समय से इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए शांति से बैठे हैं, यानी आप लोग वाकई महात्मा बुद्ध, गुरु नानक, विवेकानंद, दयानंद के देश के लोग हैं जिन्हें अहिंसा पर भरोसा है, और निश्चित तौर पर आप लोग जीतोगे। वो लोग हमारे साथ क्यों है यूरोपियन कंट्री? भारत के अंदर देखिए जोत लोगों के पास कम रह गई, 2 एकड़ 3 एकड़, जहां यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज के अंदर 10-10 हजार एकड़ के मालिक किसान थे। वहां पर भी जब ये काले कानून आए तो वहां पर खेती को पूरी तरह से कॉरपोरेट ने कब्जा कर लिया। तो वो लोग अब इस नजर से देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा खेती करने वाला देश वहां का किसान आंदोलन पर है। यदि वो आंदोलन में कामयाब होता है तो वो भी निश्चित तौर से अपने देश से कॉरपोरेटों को भगाएंगे और अपनी खेती को दोबारा पुनर्जीवित करेंगे। निश्चित तौर पर कह रहे थे, चाहे व्यापारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, ये लोग सड़क पर आने से डर रहे थे, लेकिन जब जमीन का निजीकरण हुआ, किसान जो है वो भूखा रह सकता है। पिछले 73 सालों से उसकी स्थिति कोई बहुत बढ़िया नहीं थी। ऐसा नहीं था कांग्रेस के राज में हम सोने से खेल रहे थे, लेकिन हम लोग अन्नदाता सुन के ही खुश होते थे कि हम लोग देश का पेट भर रहे हैं। लेकिन हम अपनी जमीन की इज्जत अपनी माँ से ज़्यादा करते हैं। अगर किसी की माँ के ऊपर कोई गलत निगाह उठाए, उससे भी ज़्यादा बुरा काम मोदी जी ने अंबानी अडानी को हमारी ज़मीनों का सौदा करके कर लिया। यदि यही हिम्मत BSNL के कर्मचारी उठाते, यही हिम्मत यदि रेलवेज के कर्मचारी करते, यही हिम्मत यदि एयरपोर्ट के कर्मचारी करते, यही हिम्मत यदि BPCL के कर्मचारी करते, इसको पहले जो स्टेप था उसमें ही रोक दिया जाता, तो आज इस सरकार की इतनी हिम्मत नहीं होती। BPCL जैसी कंपनी जहां सरकार को 26 रुपए का कच्चा तेल पड़ता है और उसे 83 रुपए में बेचती है, उसको भी ये कह के बेच दिया गया कि ये घाटे में चल रही है। तो निश्चित तौर पर इस देश से लोकतंत्र ये सरकार बिल्कुल खत्म करना चाहती है, कॉरपोरेट तंत्र ले आना चाहती है। यानी देश में केवल 250-300 जो बड़े औद्योगिक परिवार है वो जिंदा रहे, ना इन्हें किसान चाहिए, ना मजदूर चाहिए, ना कर्मचारी चाहिए, ना विद्यार्थी चाहिए। शिक्षा का सबसे ज्यादा प्राइवेटाइजेशन इन 6 सालों में हुआ, हॉस्पिटल्स का सबसे ज्यादा प्राइवेटाइजेशन इन 6 सालों में हुआ। इन्होंने ये कहते हैं कि पिछलों ने क्या किया, पिछलों ने क्या किया, अब तो लोग बताने से डर गए क्या किया, क्योंकि अगर उन्होंने बता दिया तो उसको फिर बेच देंगे। ये इस चक्कर में इन्होंने 6 के 6 साल जो है सरकारी उपक्रम को, हर चीज को अंबानी अडानी और उसके साथियों को बेचने का काम किया। ये आंदोलन बिल्कुल शांतमय तरीके से आप देखेंगे 2 मई को जो रिजल्ट आएंगे, जो इनके चैनल दिखा रहे हैं कि मोदी जी वहां कामयाब हो रहे हैं। 2 तारीख को किसानों का पनिश बीजेपी, डिफीट बीजेपी के हालात आप देखेंगे। किसान वो कौम है जो अपनी फसल की, क्योंकि व्यापारी तो सुबह दुकान पर बैठता है, शाम को कुछ रुपए लेके जाता है, जबकि किसान यदि गेहूं बीजेगा तो 6 महीने इंतजार करेगा, गन्ना बीजेगा तो उसका 1 साल इंतजार करेगा। फिर भी कोई फसल खराब हो जाए, जैसे आपने देखा पिछली बार हमारी नरमे की फसल खराब होगी तो किसान हिम्मत नहीं हारता, हल कंधे पर लेके कहता है परमात्मा दोबारा देगा, वो खेत की तरफ दोबारा चला जाता है। तो मोदी जी ये सोच रहे थे कि कणक की कटाई का सीजन आ गया, बिजाई का सीजन आ गया, किसान वापस चले जाएंगे, लेकिन किसान पूरी हिम्मत के साथ वहां पर डटे हुए हैं। यदि हमें 2024 तक भी दिल्ली बैठना पड़ा ना, तो निश्चित तौर पर हम अपने मांगे और अपनी हक लेके ही दिल्ली से। हम तो इन्हें कह रहे हैं आओ, हमने खट्टर साहब को भी न्योता दिया, काले कानून अच्छे हैं तो आप बताइए, आप 4 जून को अध्यादेश ले आए, उसके बाद आंदोलन तो जाकर नवंबर में स्टार्ट हुआ, उससे पहले आप गाँवों में क्यों नहीं आए, किसानों को क्यों नहीं समझाया, मोदी जी ने क्यों नहीं समझाया। जहां तक बिजली मंत्री और जिन विधायकों का आप जिक्र कर रहे हैं, इन लोगों ने शर्म छोड़ चुके हैं, क्योंकि जिन लोगों को चौधरी देवीलाल के वंशज समझकर, किसानों का हितैषी समझकर किसानों ने वोट दिए, आज किसान जब पूरी तरह से मर रहा है, लड़ रहा है और किसान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, अगर चौधरी देवीलाल आज जीवित होते तो वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ के भी किसानों के साथ बैठने का वहां काम करते। लेकिन चाहे दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला या जी सिरसा के विधायक का आप जिक्र कर रहे हैं, ये जो भी व्यक्ति राजनीति में गए हुए हैं, ये लोग ना जाति के हैं, ना धर्म के हैं, ना ईमान के हैं। इन्होंने सब कुछ बेच के राजनीतिकरण अपनाया है। और हरियाणा के अंदर इन लोगों को हमने 3 महीने में बता दिया है कि आज हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ किसानों की सरकार चल रही है। ना कोई मंत्री, ना कोई विधायक अपनी मर्जी से किसी गांव में जा सकता है, ना पुलिस का कोई जोर तंत्र चल रहा है, केवल जो किसान कह रहे हैं वो हो रहा है।